नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको थियोडोलाइट और टैक्योमेट्री से रिलेटेड 48 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और सर्वेइंग के बाकी एमसीक्यूज़ देखने के लिए आप सर्वेइंग की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। Which method of surveying distance and elevation involves measuring the vertical angle to the graduation on staff using the principle of trigonometry? तो सर्वेइंग के किस मेथड में ऐसा होता है? तो सर्वेइंग में देखिए, थियोडोलाइट में हम एंगल्स मेज़र करते हैं, पर उसमें क्योंकि हम डिस्टेंस मेज़र नहीं कर पाते, इसलिए हम टैक्योमेट्री यूज़ करते हैं। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस एंड एलिवेशन, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस की बात की जा रही है, और ऐसा होता है टैक्योमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल वहाँ पर अप्लाई होते हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी और भी सवाल बनते हैं, वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। While using a theodolite, how to change the reading on the horizontal circle while measuring an horizontal angle? तो क्या किया जाता है वहाँ पर? देखिए, इसका छोटा सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोअर क्लैंप को टाइट करते हैं और फिर अपर क्लैंप को लूज़ करते हैं। बस इतना ही पूछा जाता है, यही चीज़ें आपको ऑप्शन में दिखती हैं। और आगे इसमें ये होता है कि टर्न द इंस्ट्रूमेंट एंड डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड्स द टारगेट। क्यों? टू बाइसेक्ट इट एक्यूरेटली विद द यूज़ ऑफ टेंजेंट स्क्रू। और उसके बाद रीडिंग वगैरह लेते हैं, रीड द वर्नियर एंड रिकॉर्ड द रीडिंग। तो शुरू के जो 2 स्टेप हैं वो इम्पॉर्टेंट है, यानी लोअर क्लैंप को हम टाइट करते हैं और अपर क्लैंप को लूज़ कर देते हैं। तो ये आपको ऑप्शन सी में दिखेगा कि अपर क्लैंप इज़ लूजेंड एंड लोअर क्लैंप इज़ टाइटेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विद हेल्प ऑफ थियोडोलाइट इन सर्वेइंग? यानी थियोडोलाइट की मदद से हम इनमें से क्या नहीं कर सकते? तो थियोडोलाइट का जो मेजर काम होता है वो तो होता है एंगल मेज़र करना, दोनों तरह के, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। पर यहाँ पर एंगल के अलावा बाकी और चीज़ें दे रखी हैं। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेज़र करने के अलावा 2-3 काम और होते हैं जो इससे किए जा सकते हैं। जैसे किसी लाइन पे किसी पॉइंट को लोकेट करना, और प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइंस, फाइंडिंग डिफरेंस इन एलिवेशन, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट से कितना ऊपर है, सेटिंग आउट ग्रेड्स जो हम कर्व में पढ़ते हैं, और रेंजिंग कर्व्स। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, पर किसी फील्ड का एरिया हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं इसमें। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इफ़ द इंटरसेप्ट ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इज़ ऑब्जर्व्ड एज 0.75 मीटर फ्रॉम अ टैक्योमीटर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टैक्योमीटर एंड स्टाफ स्टेशन इज़। तो इसका एक फॉर्मूला होता है D बराबर KS प्लस C। D क्या है? D हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है टैक्योमीटर से और स्टाफ तक की। ये जो लाइन है ये टैक्योमीटर का वर्टिकल एक्सिस दिखा रहा है, और यहाँ से स्टाफ तक की रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ रखा जाता है। तो जो फार्मूला होता है D बराबर KS प्लस C, उसमें D तो ये डिस्टेंस हो गई, और S जो उसमें बोला गया अभी वो ये स्टाफ इंटरसेप्ट है, यहाँ से यहाँ तक, टॉप से बॉटम तक का। और इसके अलावा जो इसमें K और C आए हैं वो कांस्टेंट होते हैं, पर कांस्टेंट एक पर्टिकुलर लेंस के लिए वो हो सकते हैं, जिनमें से जो K है वो होता है F/I। अब आप देख सकते हैं F यहाँ पर ये दूरी है जिसको हम फोकल लेंथ भी बोलते हैं, लेंस का, और I इसमें ये है स्टेडिया, ठीक है, स्टेडिया इंटरवल। तो इनके रेशियो से निकलता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसको हम K से दिखाते हैं। आगे ये चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, यहाँ पे बस बेसिक है। और जो दूसरा कांस्टेंट C है वो F प्लस D होता है। तो F तो वही हो गई फोकल लेंथ, और D इसमें ये वाली डिस्टेंस हो गई जो उसी जो टैक्योमेट्री है उसके एक्सिस से, और आगे जो लेंस लगा हुआ है ऑब्जेक्ट लेंस। तो इन सारी चीज़ों से ये प्रॉपर फार्मूला बनता है D बराबर KS प्लस C। तो ये K जो होता है यही था F/I, और जो C है ये होता है F प्लस D। इनसे रिलेटेड जो भी सवाल हैं जैसे भी पूछे जा सकते होंगे वो आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेडिया का दे रखा है, जो स्टाफ इंटरसेप्ट है सॉरी वो दे रखा है। तो S यहाँ पे 0.75 दे रखा है, और क्योंकि यहाँ पे K और S की वैल्यू दे नहीं रखी हैं तो हम इनको इन जनरल 100 और 0 लेके चलते हैं। ये एनालिटिक लेंस में होता है, जो इसका एक पर्टिकुलर केस होता है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखने पे हमें डिस्टेंस मिल जाएगी 75 मीटर। इसका आंसर ये हो जाएगा।
और यहाँ देखिए द एनालिटिक लेंस प्रोवाइडेड इन अ टैक्योमीटर इज़ अ, तो ये जो लेंस है, जो लेंस की बात हमने अभी करी जिसके हिसाब से वैल्यूज़ फिक्स होती हैं के और सी की, वो किस तरह का लेंस होता है, तो वो एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है। तो इन जनरल हम इसी लेंस को मान के चलेंगे अगर हमें कुछ और नहीं दे रखा होगा। हाँ, अगर के और सी की वैल्यू हमें दे रखी है, अलग से दे रखी है, तब हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है, ये ध्यान रखना है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री अबाउट टर्नियन एक्सिस इज टर्म्ड एज। तो थोडोलाइट में हम दो तरह से उसको रोटेट कर सकते हैं, एक होता है वर्टिकल प्लेन के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अकॉर्डिंग। वर्टिकल प्लेन के अकॉर्डिंग जब हम उसको रोटेट करते हैं तब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट करते हैं, जाहिर सी बात है। और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेंगे तब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट करेंगे। तो टर्नियन एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का ही दूसरा नाम है और तीसरा नाम इसका ट्रांसवर्स एक्सिस भी होता है। तो पहले आप यहाँ पर देखिए, जो टर्नियन एक्सिस इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए बोला जा रहा है, उसका एक और नाम होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो एक सवाल तो यहीं से पूछा जाता है, आप समझ सकते हैं, इन्हीं में से कोई एक चीज़ क्वेश्चन में दे देगा और कोई एक चीज़ ऑप्शन में दे देगा। और जो ट्रांजिटिंग की प्रोसेस होती है उसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं। ये एक ही बात है अगर हम ऐसा कहें कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट किया या फिर वर्टिकल प्लेन में किया। ऑलराइट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी कमरे में खड़े हैं तो आपकी बाईं या दाईं तरफ जो दीवार है वो वर्टिकल प्लेन है और जहाँ पर आप खड़े हैं जिस फर्श पे वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ट्रांजिटिंग में एक्चुअली क्या हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट किया जा रहा है टेलीस्कोप को, में किया जा रहा है में, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट किया जाएगा। बाकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहाँ लाई करेगी, वर्टिकल एक्सिस कहाँ पर होगी, वो आपको पिक्चर की मदद से दिखा दिया जाएगा आगे। फ़िलहाल आप इतना समझिए कि जब इतना बोला जाए कि वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तब वो ट्रांजिटिंग होगा। इसके ऑपोजिट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा यहाँ पर और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट होगा तब वो स्विंगिंग हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों में। Which instrument is a combination of an electronic theodolite and an electronic distance meter? तो देखिए, क्योंकि theodolite से हम सिर्फ एंगल मेज़र कर पाते थे, फिर टैक्योमेट्री से हम डिस्टेंस भी मेज़र करने लग गए, तो अब जो मॉडर्न टाइम में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उन्हीं को हम EDM बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेज़रमेंट, और उनमें आता है टोटल स्टेशन। यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है जिसमें हम एंगल भी मेज़र कर पाते हैं और डिस्टेंस भी, तो इसलिए जनरली हम अब इसी को यूज़ करते हैं। इन विच सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री स्टेडिया हेयर इज़ फिक्स्ड एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। तो टैक्योमेट्री के कुछ मेथड हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक मेथड है उसका स्टेडिया सिस्टम वाला और दूसरा है टेंजेंशियल सिस्टम वाला। स्टेडिया सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, इसमें दो तरह के मेथड आते हैं। स्टेडिया सिस्टम में फिक्स्ड हेयर आता है और मूवेबल हेयर आता है, और जैसा कि इनके नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि एक में हम हेयर्स को फिक्स्ड रखेंगे और एक में मूव कर सकते हैं। फिक्स्ड रखने का क्या मतलब है कि जो स्टेडिया हेयर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी और मूवेबल हेयर में उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड हेयर मेथड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेडिया हेयर जो है वो फिक्स रखे जाते हैं, अगर उनको मूव कर पाएँ तो उस केस में वो मूवेबल हेयर हो जाता है। While operating a theodolite, the operation bringing the vertical circle to the right of the observer if originally it is to the left and vice versa is called as। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ से समझिए। अब आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जो सबसे पहले आपको ट्रांजिटिंग बताया गया एक सवाल में, वो क्या था, जब हम इस ये टेलीस्कोप है यहाँ पर, ये आप जानते होंगे, जब हम इसको वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे तो वर्टिकल प्लेन एक्चुअली या तो लेफ़्ट में मान लीजिए या राइट में मान लीजिए। जो आपको यहाँ पे एक सर्कल भी, वर्टिकल स्केल दिख रहा होगा, सर्कल होता है एक्चुअली, इसमें घुमाएंगे। अगर इसमें ऐसा समझिए इसमें रखी हुई है कोई चीज़ तब घुमा रहे हैं,
तो किसके अबाउट घुमाएंगे, इसके अबाउट। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको टर्नियन एक्सिस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो जब हम इस टेलीस्कोप को, अभी ये यहाँ पर थी, मान लीजिए अब ये यहाँ पर हो गई, तो क्या किया हमने, इसको ऐसे ऊपर लेके आए, तो किस प्लेन में लेके आए, वर्टिकल प्लेन में, और किसके अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिटिंग। इसके अलावा अगर हम क्या करें, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाएं, अब मैं आपको स्विंगिंग बता रहा हूँ, तो स्विंगिंग में क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे इसको। तो तब क्या करेंगे, ये ऊपर का जो पूरा हिस्सा है ये घूमता है, इसमें सारी चीज़ें घूमेंगी ये ऊपर वाले हिस्से की, ठीक है। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं, नीचे ज़मीन पर एक प्लेन मान लीजिए ऐसे, इसमें रखा हुआ है और इसमें घुमा रहे हैं हम इसको, तो तब ये स्विंगिंग हो जाएगा। स्विंगिंग में दो टाइप होते हैं जनरली, अगर लेफ़्ट की तरफ घुमा रहे हैं यानी एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं तो लेफ़्ट स्विंग हो जाता है, और राइट साइड में घुमा रहे हैं तो राइट स्विंग हो जाता है, ठीक है। ये उसके दो टाइप हो गए। तो ये तो हो गया ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसमें उसका सही आंसर है चेंज फेस। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वर्टिकल सर्कल है, द ऑपरेशन वर्टिकल सर्कल टू द राइट टू द ऑब्जर्वर, अगर ये राइट में है और ओरिजिनली इट टू द लेफ्ट, ओरिजिनली ये लेफ़्ट में था और इसको हम राइट में लेके आए, और वाइस वर्सा भी लिखा हुआ है यानी उल्टा भी हो सकता है, यानी ओरिजिनली वो क्या पता राइट में रहा हो और फिर उसको लेफ़्ट में लेके आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर वर्टिकल सर्कल है जिसको वर्टिकल स्केल लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी लेफ़्ट में है, तो इसको अगर हम राइट में लेके आ जाएँ, 180 डिग्री रोटेट कर दें, इस वाली साइड को इधर लेके आ जाएं, ये इधर आ जाए और ये वाली साइड इधर चली जाए, इसको बोलते हैं चेंजिंग फेस। तो ये लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है और राइट टू लेफ़्ट भी हो सकता है। इसको हम स्केल के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि स्केल किस तरफ है ओरिजिनली, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, चेंजिंग फेस, क्योंकि यहाँ वर्टिकल सर्कल के रेस्पेक्ट में चीज़ें बोली जा रही हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग और चेंजिंग फेस। In theodolites, the axis of rotation of telescope in the vertical plane indicates। अब क्या बोला जा रहा है कि वर्टिकल प्लेन में हम उसको रोटेट कर रहे हैं। वर्टिकल प्लेन में जब रोटेट करते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिंग होता है, और उस टाइम हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट करते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बस वही चीज़ें घुमा के पूछी गई है यहाँ पर। द टर्नियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस इज़, तो ये कौन सी एक्सिस है, पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन डी है उसमें उसी का एक नाम लिखा हुआ है, उसी का सिनोनिम है वो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म जो है वो ये नहीं है कि इनका दूसरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन। तो बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल प्लेन में जब हम टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं, जो कि एक्चुअली ट्रांजिटिंग की प्रोसेस है, वो होती है जब हम उसको टर्नियन एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं। अब हम टर्नियन एक्सिस कहें, ट्रांसवर्स एक्सिस कहें या हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहें, ठीक है। तो अब हम पूरा स्टेटमेंट अगर पढ़ते हैं कि द टर्नियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस इज़ द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा गलत क्यों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखा हुआ है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं घुमा सकते, तब हम वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे, ऑलराइट। और ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला नहीं होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें चुनना है यहाँ पर। एन एनालिटिक लेंस इज़ प्रोवाइडेड इन अ, तो टैक्योमीटर में प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए के की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 0 हो जाती है। विच वन इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between the instrument and the staff for the analytic telescope if S is the staff intercept, K and C are the multiplying and additive constant। तो कुछ नहीं है, एनालिटिक लेंस की बात कर ही रहा है, जब एनालिटिक टेलीस्कोप दे दिया है उसने, तो उस केस में K को हम कर देंगे 100 और C को कर देंगे 0। तो जब KS प्लस C निकालेंगे तो 100 इंटू S होगा और प्लस में 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 100S हो जाएगा, ठीक है। 100S प्लस 0 आएगा, वही 100S हो जाएगा, उसी को हम डिस्टेंस बोलेंगे यहाँ पर। द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू स्टेडिया इंटरवल इज कॉल्ड। अब बस वही चीज़ें आपको रिपीटिव
फॉर्म में दिखेंगी, रिपिटेटिव फॉर्म में। फोकल लेंथ क्या हो गई f, और स्टेडिया इंटरवल क्या हो गया i, जो आपको वहाँ दिखाया था लेफ्ट साइड में था, जो हेयर्स के बीच की डिस्टेंस टॉप और बॉटम हेयर के बीच। f/i होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं फोकल लेंथ बोला जा रहा है, तो ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ जैसे एक लेंस की होती है, और ये वाला यहाँ पे इंटरवल है, तो ये हेयर्स के बीच की डिस्टेंस होती है, टॉप हेयर और बॉटम हेयर के बीच। तो f/i होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, k से दिखाते हैं। और दूसरा होता है एडिटिव फैक्टर या एडिटिव कांस्टेंट, ये होता है c, ये हो जाता है f+d के बराबर, ठीक है। f तो आपको पता ही है फोकल लेंथ है, और d इसमें वर्टिकल एक्सिस जो है टैक्योमेट्री की, इंस्ट्रूमेंट की, वहाँ से और लेंस तक की दूरी है d, स्मॉल d की बात हो रही है। और जो ओवरऑल डिस्टेंस होती है वो कैपिटल D होती है, वो इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच होती है। तो यहाँ पर B सही हो जाएगा, f/i पूछा जा रहा है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इफ द स्टाफ रीडिंग्स आर 1.4 मीटर एंड 2.9 मीटर विच करस्पॉन्ड्स टू लोअर एंड अपर हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ क्रॉस हेयर। कुल मिला के जो लेफ्ट साइड में I था उसका अपर और लोअर का दे रखा है, ठीक है। लोअर का 1.4 है, अपर का 2.9 है, तो इन्हीं के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही तो I हो जाएगा, यहाँ पर स्टाफ है, सॉरी, वही यहाँ पर S हो जाएगा। राइट साइड में जो था यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको दे रखा है, ये 1.4 दे रखा है और ये 2.9 दे रखा है, तो S इन्हीं के बीच की डिस्टेंस होगी। तो 2.9 में से 1.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5 जो आएगा वही यहाँ पर S होगा, ठीक। और बाकी हम यहाँ पर K और जो C है, दोनों जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू लेंस के हिसाब से रख देंगे। एनालिटिक लेंस दे रखा है तो इनके हिसाब से रख लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे S मैंने आपको बता दिया 1.5 आएगा, घटा के टॉप माइनस बॉटम कर लेंगे, और K और C की वैल्यू ले लेंगे लेंस के हिसाब से, फिर इनको जोड़ के मिल जाएगा, फॉर्मूले में रखेंगे तो C वाली टर्म 0, K इंटू S क्या होगा 100 इंटू 1.5, तो 150 हो जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगी 150 मीटर। अबाउट विच एक्सिस द इंस्ट्रूमेंट कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे इंस्ट्रूमेंट को। सिंपल, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, स्विंगिंग की प्रोसेस हो जाएगी ये। द थियोडोलाइट इन एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी एक्यूरेटली। थियोडोलाइट से हम, उसका मेजर काम क्या होता है, मेजर काम होता है एंगल्स मेजर करना, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो ऑप्शन C यहाँ पर सही होता है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है दो अलग अलग ऑप्शन में होते हैं, लेकिन सही ऑप्शन होता है जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में दिए होते हैं। व्हाट आर द टू टैक्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स। तो जो दो टैक्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट है वो क्या है, K और C, मल्टीप्लाइंग और एडिटिव। पर यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। K का दूसरा नाम क्या है, स्टेडिया इंटरवल फैक्टर, और C को बोलते हैं स्टेडिया कांस्टेंट। ये K हो गया, ये C हो गया, तो ये वाले नाम भी ध्यान रखने हैं, सवाल इस फॉर्म में भी पूछा जाता है। ऑप्शन A यहाँ पर सही होगा। द थियोडोलाइट हुज लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड A। 180 डिग्री रिवॉल्व किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है, वर्टिकल प्लेन में किया जा रहा है, तो ट्रांजिशन की प्रोसेस होगी ये, ट्रांजिटिंग। और ट्रांजिटिंग किस में पॉसिबल है, ट्रांजिट थियोडोलाइट में। जो थियोडोलाइट के दो जनरल टाइप होते हैं वो होते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट। अब नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांजिट वो है जिसमें ट्रांजिशन हो पाए, नॉन ट्रांजिट में नहीं होता है। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट की ही बात यहाँ पर की जा रही है, और इसी में होती है ट्रांजिशन की प्रोसेस। टैक्योमेट्रिक डिस्टेंस फार्मूला D बराबर f/i इंटू S प्लस F प्लस D यानी KS प्लस C इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन लाइन ऑफ साइट इज़ डैश एंड स्टाफ इज़ हेल्ड ट्रूली डैश। यानी जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट क्या है, यहाँ जो हम ये लेंस है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, यहाँ से जो देख रहे हैं ये लाइन ऑफ साइट जो है ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ये ज़मीन है तो ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। और जो स्टाफ है, स्टाफ इज़ हेल्ड ट्रूली वर्टिकल, ये वर्टिकल के केस में है। तो ये फार्मूला तब निकलता है जब हम लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल रखते हैं और स्टाफ को वर्टिकल रखते हैं। फिर इसमें इंक्लाइंड वाले केसेस भी आते हैं।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ज़मीन प्लेन ही हो, समतल ही हो। तो जब ऐसा होगा कि इंक्लाइंड का केस होगा तब ये फार्मूला नहीं होगा, तो फिर अलग फार्मूला निकल के आते हैं। पर वो एडवांस चीज़ें हैं, वो जेई लेवल में नहीं आती हैं जनरली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूला सिंपल वाला केस होता है जिसमें लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल और स्टाफ जो है वर्टिकल रखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल और स्टाफ जो है वो वर्टिकल। वीडियो आपको ये शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ पर आपके सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हों। विच टाइप ऑफ थियोडोलाइट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, किस टाइप का देता है। अब देखिए, एक्यूरेसी की बात जब हम करते हैं तब हम लीस्ट काउंट देखते हैं, जिसका जितना शार्प लीस्ट काउंट होता है वो उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो थियोडोलाइट को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। तो वर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड्स और माइक्रोमीटर थियोडोलाइट का होता है 1 सेकेंड। यही इसके दो जनरल टाइप होते हैं। जनरली हम वर्नियर थियोडोलाइट को यूज़ करते हैं क्योंकि 20 सेकेंड भी अपने आप में ही बहुत प्रिसाइज एंगल है, मतलब इतना भी अगर चल जाए तो काम चल जाता है। पर जो कुछ ज़्यादा ही प्रिसाइज वर्क होते हैं वहाँ पर इस वाली थियोडोलाइट को यूज़ कर लेंगे फिर। तो आंसर तो यहाँ पर माइक्रोमीटर थियोडोलाइट होगा क्योंकि इसका 1 सेकेंड है। तो जिसका जितना कम लिस्ट काउंट वो उतना शार्प इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो माइक्रोमीटर थियोडोलाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following methods is suitable when several angles are measured from a single station? तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल जब हम मेज़र करते हैं थियोडोलाइट में, उसके 3 मेथड हैं अलग अलग, जिनमें से तीसरा मेथड होता है रिट्रीशन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक ही पॉइंट से कई एंगल मेज़र कर सकते हैं। इसका एक अपना एक पूरा प्रोसीजर है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। पर क्योंकि यहाँ पर सेंटर में 360 का एंगल बनता है तो हम अपने हिसाब से ये लाइंस ड्रॉ करके जो भी इसमें प्रोसीजर होता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हम कई तरह के एंगल इसमें मेज़र कर पाएंगे, जैसे AOB, BOC, COD और AOD। ये तो एक एग्जांपल था, ऐसे और भी एग्जांपल सेट किए जा सकते हैं। तो ये रिट्रीशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सेवरल एंगल्स मेज़र कर सकते हैं। In some of modern theodolite, the internal focusing telescope have additive constant equal to। तो जो मॉडर्न थियोडोलाइट हैं तो वो जनरली वो ऐसी होती हैं जिनमें हम जो लेंस है वो एनालिटिक टाइप का ही यूज़ करते हैं। उसके लिए K 100 हो जाता है और C 0 हो जाता है। यहाँ पर C पूछा जा रहा है एडिटिव कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। जनरली बात हो रही है यहाँ पर। एट विच एंगल इन ट्रांजिट थियोडोलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट में जो ट्रांजिशन की प्रोसेस होती है वो कब होती है, टेलीस्कोप को कितना घुमाया जाता है, तो 180 डिग्री घुमाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये टेलीस्कोप है, अभी इसका ऑब्जेक्ट लेंस यहाँ है तो हम वर्टिकल प्लेन के अकॉर्डिंग घुमाएंगे इसको और फिर 180 डिग्री घुमाने के बाद ये जो लेंस है ऑब्जेक्ट लेंस वो इधर आ जाएगा और ये क्रॉस हेयर हमारे इधर चले जाएंगे। तो ये सब काम हो रहा है वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परमानेंट एडजस्टमेंट फॉर अ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट को हम दो तरह से सेट कर सकते हैं, एक तो परमानेंटली और एक टेम्पररी, जिस हिसाब से हमारा काम हो वहाँ पर। जनरली हम टेम्पररी करते हैं, पर परमानेंट वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा काम मांगता है क्योंकि परमानेंट है। तो परमानेंट वाले में आप देख सकते हैं ये कुछ प्रोसीजर आता है, इसमें कुछ स्टेप होते हैं, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल्स, फिर उसके बाद कॉलिमेशन एडजस्टमेंट, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट, फिर टेलीस्कोप लेवल का एडजस्टमेंट और फिर एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इंडेक्स। तो ये सारी चीज़ें आती हैं परमानेंट एडजस्टमेंट में। और दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो है टेम्पररी, जिसमें सिंपल 3 स्टेप आते हैं, सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग। ठीक है, तो फोकसिंग इस ऑप्शन में दे रखा है, उसका दूसरा नाम लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। तो ये जो है फोकसिंग, ये टेम्पररी एडजस्टमेंट का एक स्टेप होता है, जबकि बाकी सारे जो हैं ये आपने अभी देखे होंगे, ये सब परमानेंट एडजस्टमेंट के स्टेप हैं। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। इन अ थियोडोलाइट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू सेंटर ऑफ द आई पीस इज कॉल्ड एज।
तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपको मैंने लेवलिंग में भी बताई थी, और कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर हम बात करें क्रॉस हेयर से, क्रॉस हेयर का जो सेंटर है वहाँ से और ऑब्जेक्ट ग्लास का जो सेंटर है उसको जो इमेजनरी लाइन मिला रही है वो होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन या फिर लाइन ऑफ साइट। इसी तरह अगर आईपीस का सेंटर है और ऑब्जेक्ट ग्लास का सेंटर है, इनको जो लाइन मिलाएगी वो होगी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो बस इसी के हिसाब से ये 2 सवाल ही पूछे जाते हैं जनरली। यहाँ पर बोला जा रहा है दोनों के सेंटर की बात कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ आईपीस, तो उन दोनों का सेंटर मिलाएगी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय, थियोडोलाइट का साइज़ हम किससे बताते हैं, किस चीज़ से डिटरमिन करते हैं? तो देखिए, द डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑन द लोअर प्लेट डिटरमिन्स द साइज ऑफ थियोडोलाइट। हॉरिजॉन्टल प्लेट या हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है वो 2 होते हैं, आपस में चिपके होते हैं जनरली। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अपर में आ रहा है, एक लोअर में आ रहा है, ठीक है। तो जो ये लोअर वाला होता है, इस लोअर वाले का डाया जो होता है वही हमें बताता है कि इस थियोडोलाइट का साइज़ क्या है, ठीक है। तो ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है। तो डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट ऐसा लिखा होता है ऑप्शन में जनरली, तो लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट भी हो सकता है, ये सही ऑप्शन होता है। और जनरली जो है ये साइज़ 8 से 12 सेंटीमीटर होता है जनरली, और 14 से 25 हो जाता है ट्रायंगुलेशन वर्क में, वो उसका एक स्पेशल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जनरली 8 से 12 सेंटीमीटर ये होता है लोअर प्लेट का डाया। द साइज ऑफ अ थियोडोलाइट इज़ डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द, वही का वही सवाल दूसरी फॉर्म में ऐसे भी पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, डाया ऑफ मेन हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल, ठीक है। ऊपर वर्टिकल लिखा है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल वाले का होगा बस। इसी में अगर वो अपर और लोअर कहेगा तो लोअर वाले का होगा फिर। इफ़ द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट इज़ रोटेटेड क्लॉकवाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो पहली बात तो ये कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट किया जा रहा है, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट किया जा रहा होगा, तो ये प्रोसेस होगी स्विंगिंग की। अब क्योंकि क्लॉकवाइज किया जा रहा है, तो ये तो हम कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो राइट साइड हम घूमेंगे, तो ये हो जाएगा स्विंग राइट। एंटी क्लॉक होता तो स्विंग लेफ्ट। ए टर्नियन एक्सिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, टर्नियन एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट इज़, तो ये जो थियोडोलाइट है ये वर्नियर की बात कर रहा है यहाँ पर, जब जनरल बोला गया है, क्योंकि वही ज़्यादातर यूज़ होती है। तो वर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट आपको बताया जा चुका है 20 सेकेंड्स, और माइक्रोमीटर का पूछे अगर स्पेसिफिकली तो वहाँ पर होगा 1 सेकेंड। Calculate the distance between the instrument and the staff if the staff readings are 1.56 meter, 2.05 meter and 2.56 meter, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 और एडिटिव कांस्टेंट 10 दे रखा है। अब देखिए ये सवाल लग रहा होगा कठिन, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसमें देखिए लोअर और अपर ये दे रखे हैं, मिड वाले का काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है। तो ये एक ऊपर का दे रखा है, एक नीचे का दे रखा है, दे बीच वाला भी रखा है, पर उससे मतलब नहीं है। डिस्टेंस टॉप टू बॉटम देखी जाती है एस के लिए, स्टाफ इंटरसेप्ट के लिए, ठीक है। तो टॉप रीडिंग में से बॉटम रीडिंग को घटा देंगे, यानी 2.56 में से 1.56 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 मीटर इसमें क्या हो गया है, स्टाफ इंटरसेप्ट। तो अब ये सवाल काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि एस इसमें आ गया है 1, के और सी तो आपको दे ही रखे हैं 100 और 10 दे रखा है, तो 100 × 1 होगा तो 100 हो जाएगा, और उसमें 10 जब ऐड होगा तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनमें पेन कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस दिखते हैं कि कठिन होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और कॉन्सेप्ट आता रहा होगा तो कर लेंगे। Calculate the additive and multiplying constant if the focal length of the object glass is 250 mm, stadia intercept is 2 mm, and distance of the instrument axis from the center of the object glass is 190 mm. Focal length 250 mm, स्टेडिया इंटरसेप्ट यानी आई दे रखा है 2 mm, जो लेफ्ट साइड में बनता है क्रॉस हेयर्स के बीच की डिस्टेंस, और स्मॉल डी दे रखा है इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस से और ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर तक की डिस्टेंस। तो और पूछे जा रहे हैं एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। इस सवाल को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग के लिए क्या करेंगे,
एफ अपॉन आई करेंगे, यानी 250 अपॉन 2 करेंगे तो 125 आ जाएगा। और एडिटिव कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, एफ प्लस डी यानी 250 प्लस 190, तो ये बैठेगा करीब 440 mm। फिर भी आप देख लीजिए सॉल्यूशन। इस सवाल में बस एक छोटा सा ये है कि आगे पीछे दे रखे हैं उन्होंने। देखिए एफ़ 250 दे रखा है फोकल लेंथ, ये आई भी दे रखा है इंटरवल, और डी डिस्टेंस आपको बता दी गई 190 mm। के निकलेगा एफ़ अपॉन आई से तो 125 हो गया। सी निकलेगा एफ़ प्लस डी से तो 440 mm हो गया। अब इस सवाल में पहले एडिटिव बोला गया है। जनरली क्या करते हैं हम पहले मल्टीप्लाइंग निकालते हैं और पहले उसी को पढ़ते हैं, तो पहले आपका 125 ज़रूर आएगा, लेकिन हमें रेस्पेक्टिवली देखना है यहाँ पे। तो एडिटिव क्या होगा 440 और मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा 125। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट इज टर्न्ड इन ऑर्डर टू स्विंग। स्विंग यानी स्विंगिंग, स्विंगिंग के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाएंगे टेलीस्कोप को या फिर वर्टिकल एक्सिस में घुमाएंगे। दोनों में से एक ही चीज़ दे रखी होगी ऑप्शन में। Which of the following instrument is used for centering the theodolite in windy condition? जब हवा ज़्यादा हो तो उस केस में हम ऑप्टिकल प्लम्बेट को यूज़ करते हैं सेंटरिंग के लिए। सेंटरिंग क्या है, एक स्टेप होता है टेम्पररी एडजस्टमेंट में। The bubble tube parallel to the telescope of a theodolite should be more sensitive since it controls। तो क्या कंट्रोल करती है, अब देखिए जो बबल ट्यूब है, बबल ट्यूब की एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की ही पैरेलल होती है, पर कब, जब उसका बबल जो है वो सेंटर में हो। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब इज़ हॉरिजॉन्टल व्हेन द बबल इज़ सेंट्रल। अगर ये सेंटर में नहीं है तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना देगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वाली एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है, पर ये कब है, जब उसका बबल बिल्कुल सेंटर में है। अगर वो गड़बड़ हुआ तो ये ऊपर नीचे जा सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या सेंस बन रहा है यहाँ पर कि सिंस इट कंट्रोल्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसी के पैरेलल तब होगी जब वो बिल्कुल सेंटर में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट। तो क्या करेक्ट है, अब देखिए यहाँ पर एक्सिस ऑफ प्लेट टेबल इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये जो लाइन ऑफ साइट है ये आप देखिए ये किसके, और दूसरी चीज़ बोली जा रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्या, किस एंगल पे है ये हमेशा परपेंडिकुलर पे है। भले ही ये टेलीस्कोप इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाए या इसको 180 डिग्री ही क्यों ना रिवॉल्व कर दें, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। आप इतना इमेजिन यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जो लाइन ऑफ साइट है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 90 डिग्री पे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है प्रॉपर एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो बाकी अपने आप गलत हो जाएंगे। तीसरा इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, वर्टिकल एक्सिस गलत है। वर्टिकल एक्सिस में आप देखिए कभी तो वो 90 बनाएगी, कभी वो 0 भी बना रही है। वर्टिकल एक्सिस से वो कोई भी एंगल बना सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल से हमेशा 90 का ही बनाएगी। बाकी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। स्पायर टेस्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल के परपेंडिकुलर रखने के लिए। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं एजिमा टेस्ट, इसमें क्या होता है, टू मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसमें लाइन ऑफ कॉलिमेशन वाली बात हो रही है। ठीक है, स्पायर में क्या था, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल के परपेंडिकुलर रखना है हमें। इस टेस्ट से पता करते हैं है या नहीं है। और एजिमथ टेस्ट में क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट को देखेंगे हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है, तो 3 लाइनें हैं यहाँ पर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसी तरह से क्रॉस हेयर टेस्ट में क्या है, टू मेक द वर्टिकल क्रॉस हेयर्स टू लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और वर्टिकल आर्क टेस्ट, to make the vertical circle indicate 0 when the line of sight is perpendicular to the vertical axis। स्पायर टेस्ट आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी पूछा जाता है। In transit theodolite the line of the sight can be reversed by revolving the telescope through। तो क्या करेंगे, अब इतना तो आपको बताया जा चुका है कि 180 डिग्री घुमाएंगे, वही वहाँ पे प्रोसेस होती है। ट्रांजिटिंग की बात हो रही है, तो
पर किस प्लेन में घुमाएंगे? तो बस ये भी आसान है, क्योंकि ट्रांजिटिंग होता ही वर्टिकल प्लेन में है, तो उसी प्लेन में घुमाएंगे। तो 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन या फिर 180 डिग्री अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। विच वन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट? टेम्पररी एडजस्टमेंट 3 प्रोसेस होती हैं, 3 स्टेप होते हैं, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है सेटिंग का, तो सेटअप जो है वो पहले करना होता है। जाहिर सी बात है, पहले आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे, तब सेंटरिंग करेंगे, तब लेवलिंग होगी, तब फोकसिंग होगी। तो सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग, ये फोकसिंग का ही दूसरा नाम है, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। वीडियो लाइक करना है आपको अगर पसंद आ रहा है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंपास इन मॉडर्न थियोडोलाइट? काम क्या है उसका? टू मेज़र द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन। कंपास का काम यही होता है कि वो बेयरिंग मेज़र करे, मैग्नेटिक बेयरिंग, और ऑप्शन तो उसके रिगार्डिंग कुछ है भी नहीं। ए थियोडोलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। थियोडोलाइट से क्या मेज़र करते हैं? एंगल मेज़र करते हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, जो उसका मेन काम होता है। द कंडीशन विच अराइजेज व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स इज कॉल्ड एज। तो अब जब हम देखते हैं स्टाफ को, और जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो अगर प्रॉपर ना बने, तो इसका मतलब क्या है वहाँ पर कि फोकस नहीं कर पा रहे हम सही से। क्रॉस हेयर पे ही तो इमेज बनती है जहाँ पर हम देखते हैं, अगर नहीं बन रही है सही से तो फोकस नहीं हो पा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे? पैरेलैक्स की प्रॉब्लम आ रही है। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स यानी फोकसिंग। ठीक। द सब्सटेंस टैक्योमीटर मेथड इज एडॉप्टेड व्हेन द ग्राउंड इज। तो सब्सटेंस टैक्योमीटर तब यूज़ करते हैं जब ग्राउंड जो है वो उबड़ खाबड़ होता है। अंडुलेटिंग इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परमानेंट एडजस्टमेंट इन केस ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट? परमानेंट जो नहीं है इनमें से, तो परमानेंट कौन सा नहीं है? फोकसिंग का नहीं है, बाकी तो हैं पहला, तीसरा और चौथा, ये सब किस में आते हैं? परमानेंट में आते हैं, आपको बताया जा चुका है। द आउटर एक्सिस ऑफ अ थियोडोलाइट इज़। तो आउटर एक्सिस क्या होती है? अब इसको समझ भी लीजिए। देखिए, यही इसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक अपर एक लोअर। ये जो प्लेट है वो यही वाली प्लेट है, इसी को दिखा रखा है दूसरे एंगल से, और ये वाली प्लेट ये है। तो ये अपर वाली प्लेट है और ये वाली लोअर वाली प्लेट है। ठीक है, ये अपर हो गई, ये लोअर हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो देखिए कौन सा पॉइंट क्या है, एक सेकेंड। सेकंड पॉइंट में लोअर प्लेट है और 6th पॉइंट में आउटर एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिए 6th पॉइंट कहाँ पर है? ये है 6th पॉइंट जो लोअर प्लेट में है। ये रहा यहाँ पर 6th पॉइंट जो कि लोअर प्लेट को दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या सही होगा? द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल। लोअर वाला जो सर्कल है उसकी बात की जा रही है, उसके एक्सिस से, उसका जो सेंटर है वहाँ पर आउटर एक्सिस होगी। और अगर इनर एक्सिस पूछे तो सर्कल तो तब भी हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड होगा, पर तब वो कौन सा होगा? अपर वाला हो जाएगा फिर। द स्केल प्लेट ऑफ अ थियोडोलाइट इज़। स्केल प्लेट हम लोअर प्लेट को ही बोलते हैं, उसी का नाम है। आखिरी सवाल, द स्पायर टेस्ट इज़ डन फॉर। तो स्पायर टेस्ट क्यों करते हैं हम? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखने के लिए। तो क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट ऑफ ट्रनियन एक्सिस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का ही नाम है ना, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम इसको एडजस्ट करते हैं वर्टिकल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑलराइट, ये थे आपके 48 MCQs रिलेटेड टू थियोडोलाइट एंड टैक्योमेट्री। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।